हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल, इट्स रेगुलेशन एंड सेल डिवीज़न। माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीज़न कहलाते हैं। और माइटोसिस के अंदर जो कि समसूत्री विभाजन है, उसके अंदर क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली वो अपने पेरेंटल सेल की तरह ही होगी। वेयर एज जो मियोसिस होता है उसके अंदर जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो हमेशा जो है उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एग्जैक्टली हाफ होता है उसके पेरेंट सेल के। एक रेशो होता है विच इज़ नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मिक इंडेक्स NP, which is divided is equal to Vn upon Vc minus Vn. Vc is volume of cytoplasm, Vn volume of nucleus। और ये NP जो होता है जिसको कि हर्टविग ने दिया था, ये हमेशा हर सेल का जो होता है वो फिक्स होता है। एंड एनी डिस्टर्बेंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ NP एक्ट्स एज ए स्टिमुलस फॉर सेल डिवीज़न। वो सेल डिवीज़न के लिए जो है वो स्टिमुलाई की तरह काम करेगा। सेल ग्रोथ, न्यूक्लियर डिवीज़न एंड साइटोप्लाज्मिक, ये तीनों जो हैं वो सेल साइकिल कहलाते हैं। और अगर हम देखें कि सेल साइकिल के अंदर 4 फेजेस होते हैं। G1 फेज दैट इज ए गैप 1 कहलाता है, S सिंथेसिस फेज, G2 गैप 2 फेज एंड माइटोटिक फेज यानी कि डिवीज़न फेज जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। जो पहली 3 होती है यानी कि G1, S और G2 जो होती है वो नॉन डिवाइडिंग फेजेस होती हैं एंड विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज इंटरफेज और मेटाबॉलिक फेज कहलाती है। और जो 4th फेज होती है जो कि M फेज होती है, जिसके अंदर की एक्चुअली सेल जो होती है वो डिवाइड करती है और यहाँ पे जो है वो सेल का डिवीज़न होना स्टार्ट होता है। जो G1 फेज होती है, जो इसीलिए हम पहले पढ़ेंगे इंटरफेज में, जो कि हम G1 है, S है और G2 पढ़ेंगे। तो ये जो इंटरफेज होती है जो कि 2 डिविजन्स के बीच की स्टेज है, मतलब जो 2 डिवीज़न होंगे सेल के अंदर उनके बीच की स्टेज है एंड इसीलिए इसे प्री माइटोसिस स्टेज कहते हैं। और इसके अंदर जो G1 स्टेज होती है जो कि हमारा इसका जो जनरेशन टाइम होता है वो लगभग 10 आवर्स होता है G1 स्टेज का, और ये प्री DNA सिंथेटिक फेज कहलाती है और इसका 10 घंटे के अराउंड जो है इसका जनरेशन टाइम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसमें नॉर्मली जो है वो अरेस्ट होती है इस फेज, क्योंकि अभी वो जो सेल है वो M फेज से होकर आई है और M फेज के यानी कि डिवीज़न के बाद वो सेल जो है वो G1 में आती है और यहाँ पे चेक पॉइंट भी होता है जिसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। यही वो स्टेज होती है जहाँ पे कि DNA सिंथेसिस जहाँ स्टार्ट नहीं होता, DNA का सिंथेसिस फेज में स्टार्ट नहीं होता पर उसके लिए रेडी होती है। तो बायोकेमिकल इवेंट्स जो होते हैं वो यहीं पे मतलब तैयार होती है बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए। हमारा जो S फेज़ होती है जिसको कि हमने सिंथेसिस फेज़ कहा है, ये जो है वो DNA सिंथेटिक फेज़ होती है और ये वो स्टेज होती है जहाँ पे DNA जो होता है वो डबल होता है। लगभग 9 घंटे की ये स्टेज होती है और यहाँ पे DNA का रेप्लिकेशन होता है और स्टोन प्रोटीन्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी सेल जो होती है अगर वो S फेज़ में चली जाती है तो ये उसका अपने आप से कमिटमेंट होता है कि अब उस सेल को जो है वो डिवाइड करना ही होगा, क्योंकि अपना जितना भी जेनेटिक मटेरियल होती है उसको वो डबल कर चुकी होती है S फेज़ के अंदर। चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो, सेल जो अगर डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड सेल से वो हमेशा टेट्राप्लॉयड स्टेज होगी यानी कि 2n से वो 4n बनेगी और उससे बनेगी वो 2n। अगर वो मियोसिस है तो वो 2n जो कि सेल एक्चुअली इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो 2n कंडीशन में है, वो 4n होगा और वो उससे बनेगी वो 2n और फिर बनेगी वो n। इसीलिए 4 सेल्स जो हैं वो मियोसिस दौरान मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में बनती है। अगर वो माइटोसिस है तो वो 2n से जो है वो 4n होगी और उससे फिर वो 2n होगी। इसीलिए उसका जो कांस्टेंट रहता है जेनेटिक मटेरियल एज पेरेंट जो डॉटर सेल्स होती है। तो ये याद रखिएगा 4n स्टेज जो है वो चाहे वो मियोसिस हो चाहे वो माइटोसिस हो उसमें होगी। साथ ही साथ कोई सेल अगर S फेज़ में यानी सिंथेटिक फेज़ में चली जाएगी तो ये अपना उसका कमिटमेंट होता है कि उस सेल को जो है डिवाइड होना ही होगा, अदरवाइज जो है वो एपोप्टोसिस प्रोसेस हो सकता है उसके अंदर। फिर है नेक्स्ट आती है हमारे जो
G2 फेज़ आती है। और ये जो G2 फेज़ होती है, G2 जो पीरियड होता है, इस दौरान जो है स्पिंडल फॉर्मेशन करने के लिए जो ट्यूब्युलिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है उसका सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। और ये लगभग जो होती है हमारे 5 to 10% ऑफ टोटल जनरेशन टाइम ऑफ ए सेल, यानी हम ये कह सकते हैं कि 4 घंटे के अराउंड जो होता है ये सेल जो होती है इसके अंदर रहती है। एंड उस जैसे ही अकॉर्डिंग टू R.T. जोहानसन एंड P.N. राव 1974 एंड 70 उन्होंने ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं जितने कंडेंस है, मतलब क्योंकि आपको पता है प्रोफेज स्टेज में वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो जितना कंडेंसेशन होगा वो बिकॉज ऑफ H1 प्रोटीन का जो फास्फोराइलेशन हो जाता है, जो H1 फास्फोराइलेशन ऑफ द H1 हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में हमारे प्रीवियस लेक्चर में। तो जो H1 होता है हिस्टोन का जो प्रोटीन उनसे पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है, H1 इज़ वन ऑफ देम। तो जो H1 होता है उसका फास्फोराइलेशन होगा, उसकी वजह से जो है वो क्रोमोसोम जो है उसका कंडेंसेशन होगा इसके अंदर। उसके बाद आता है हमारे M फेज़ जो होती है वो हमारे 5 to 10% ऑफ टोटल जनरेशन टाइम ऑफ ए सेल होती है। और ये G2 फेज़ के बाद आती है। ड्यूरिंग दिस सेल एंटर्स इनटू डिफरेंट फेजेस, जैसे कि नेमली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोमेज, एंड अल्टीमेटली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स विच कंटेनिंग हाफ ऑफ ईच क्रोमोसोम, यानी सिंगल क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। लेकिन वैसे हम बोले तो ये 2n जो है वो कंडीशन में सेल चली जाएगी। इनिशियली वो 2n थी पेरेंटल सेल, फिर उसके बाद में वो 4n हुई एंड देन जो है वो 2n हो जाएगी, क्योंकि इसको 2 डॉटर सेल्स का जो है फॉर्मेशन करना होता है इस दौरान।